को। तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम है, जैसे आपको ये एक्सीलरेशन फंक्शन आपको गिवन था और इसमें ये आपको ये इनिशियल कंडीशन गिवन थी। इनिशियल कंडीशंस क्या है आपके पास कि वेलोसिटी आपको दी हुई जब टाइम जीरो है और इसी तरह पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है एट जीरो। तो यहाँ पे ये जो जीरो वैल्यू आपको गिवन थी ना, ये किसकी गिवन है? ये आपका जो टाइम है उसकी गिवन है। तो ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। तो इनको आपने यूज करके, इनका क्या फायदा, इनको यूज करके जो भी कांस्टेंट होते हैं, हमारे कांस्टेंट वेक्टर होते हैं इंटीग्रेशन के नतीजे में जो प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम वेलोसिटी को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? फ्रॉम एक्सीलरेशन। तो अगर आपके पास एक्सीलरेशन है, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव है वो एक्सीलरेशन है, तो जो एक्सीलरेशन का इंटीग्रल होगा आपके पास, दैट विल बी योर वेलोसिटी। तो जो आपको एक्सीलरेशन फंक्शन गिवन है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो ये आप कौन सा इंटीग्रल यूज कर रहे हैं? ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट्स गिवन नहीं होती, तो याद रखिए जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके साथ ही हमारे पास हमें कांस्टेंट जो ऐड करना पड़ता है। अगर हम नंबर्स को इंटीग्रेट, नंबर्स हैं तो हमें कांस्टेंट नंबर ऐड करना पड़ता है। अगर हम वेक्टर्स को इनडेफिनेट इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कांस्टेंट वेक्टर जो है वो ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है जिसमें आपको लिमिट्स दी होती है कि लोअर लिमिट आपके पास ए है, अपर लिमिट आपके पास बी है, तो उसके अंदर आप कोई कांस्टेंट जो है वो ऐड नहीं करते, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है, तो उसमें कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं होता। ठीक है, सिर्फ इंडेफिनेट इंटीग्रल में आप ऐड करते हैं। तो अब ये जो एक्सीलरेशन आपके पास वेक्टर है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे टर्म बाय टर्म, तो जो आपको वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा एट एनी टाइम, वो क्या हो जाएगा आपके पास? तो आप इंटीग्रेट करें, टी को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? पावर रूल अगर आप यूज करेंगे तो ये आपके पास होगा हाफ टी स्क्वायर आई, और प्लस फिर आप ये वन है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपके पास? ये टी हो जाएगा, तो ये टी जे हो जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, ये इसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा, और टी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हाफ टी स्क्वायर के आपके पास जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करके यू हैव फाउंड वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम टी। और जब हमारी इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट होगी, तो साथ ही, क्योंकि हम इंडेफिनेट इंटीग्रल यूज कर रहे हैं, तो साथ ही हमें कांस्टेंट वेक्टर जो है सी बार, उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप इसको ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब ये सी बार की वैल्यू, अगर हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन है, ये आपकी इनिशियल कंडीशंस है, अगर ये आपको गिवन हो तो फिर आप इनको यूज करके जो आपके जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं आप उनको मालूम कर लेते हैं। अगर ये कंडीशंस गिवन नहीं होगी तो फिर ये कॉन्स्टेंट आप मालूम नहीं कर सकते, यहीं पे बात खत्म हो जाएगी, ये आपका जो फिर एक्सप्रेशन होगा। तो अब हम इस कंडीशंस को यूज करते हैं। तो अब कंडीशंस क्या दी हुई है? वेलोसिटी आपको गिवन है एट टाइम जीरो, तो यहाँ पे तो ये जो कंडीशन है ये इस्तेमाल होगी इस एक्सप्रेशन में, ताकि आप इस कांस्टेंट सी को जो है मालूम कर सकें। ये आपका नोन है, आपने इसको जो है मालूम करना है। ठीक है, तो अब क्योंकि आपको वेलोसिटी गिवन है एट टाइम जीरो, तो अब इसके अंदर फिर आप टी जीरो पुट कर दें ताकि आप ये कंडीशन यूज कर सके। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? आप अपनी मर्जी से, कोई टी थ्री पुट कर रहा है, टी फोर पुट कर रहा है, टी टू, भाई वो टी टू क्यों पुट कर रहे हो, थ्री क्यों पुट कर रहे हो? आपको टाइम जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है उसमें तो आपको टी जीरो दिया हुआ है ना, तो आपको जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो आपको वेलोसिटी एट जीरो दी हुई है, तो इसके अंदर आप वेलोसिटी एट जीरो यूज करोगे ना, तो आप टाइम जीरो पुट करोगे। तो इसमें जब आप टाइम जो है वो जीरो पुट करेंगे, तो जब आप जीरो रखेंगे तो राइट हैंड साइड पे जीरो रखें, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, टी जीरो, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये सब जीरोज हो जाएंगे आपके पास। जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, और ये आपको जस्ट ये बचेगा आपके पास वेक्टर सी। तो यहाँ से वेक्टर सी जो है आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब आप जो है यहाँ पर ये जो वेलोसिटी एट जीरो है आपके पास, आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ये जो गिवन है आपको, ये आपको गिवन है टू आई प्लस जे, तो ये आप इसकी वैल्यू इसकी जगह पे जो है पुट कर दें टू आई प्लस जे, तो दैट इज इक्वल टू सी बार। तो ये इस तरह आपका जो कांस्टेंट वेक्टर था सी बार, इसकी वैल्यू जो है आपको मिल गई, दैट इज टू आई प्लस जे। ठीक है, तो इसकी ये जो वैल्यू आपने इस तरह फाइंड आउट की है, तो अब इस वैल्यू को फिर आप जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे जहां पे इसकी ज़रूरत होगी। तो ये आपके पास कांस्टेंट वेक्टर आ गया। अब इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पर है? हमें यहाँ पर है ना, इसको यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसको वन में आप रख दें ताकि आपको वेलोसिटी मिल जाए एट एनी टाइम, ये वेलोसिटी एट एनी वैल्यू ऑफ टी।
तो पुट इन वन, तो इसको जब आप वन में पुट करोगे तो ये आपके पास आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो दैट इज वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम टी, तो दैट इज हाफ टी स्क्वायर आई, ये हाफ टी स्क्वायर आई प्लस टी जे, और ये आपके पास प्लस हाफ टी स्क्वायर ये के है, हाफ टी स्क्वायर के, और फिर आप इसमें ये कांस्टेंट वेक्टर की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट वेक्टर है ये आपके पास है 2i प्लस जे, तो ये आपने इसकी वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अब इसके अंदर जो आई की टर्म से जो एक्स कंपोनेंट्स है आप उनको ऐड कर लेंगे, इसी तरह जो वाई कंपोनेंट्स की टर्म है उन्हें ऐड कर लेंगे, जेड कंपोनेंट्स की टर्म है उन्हें ऐड कर लेंगे, तो ये इसका आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। तो ये आई की टर्म्स है, तो इसमें से इनको ऐड करेंगे, आई कॉमन है, तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ टी स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, तो ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ गया, इस तरह ये जे वाली टर्म है ये वाई कंपोनेंट्स की टर्म है, तो इनको ऐड कर लें, इसमें से जे कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आ गया टी प्लस वन, तो ये वेलोसिटी वेक्टर का जे कंपोनेंट है, और के टर्म इसमें एक ही है, तो ये आपके पास इसका जो है जेड कंपोनेंट आ गया हाफ टी स्क्वायर के। ठीक है ना, तो ये आपने वेलोसिटी वेक्टर निकाल ली एट एनी गिवन टाइम, तो ये तो आपका एक काम हो गया। अब आपने इसके अलावा क्या मालूम करना था, आपने इसके अलावा जो है पोजीशन वेक्टर मालूम करना है एट एनी टाइम। तो अभी जो पोजीशन वेक्टर है ये हम किस तरह मालूम करते हैं, तो पोजीशन में और वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, तो जो आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिलेशनशिप है ना, अगर आपको पोजीशन वेक्टर गिवन हो उसका डेरिवेटिव लेते हैं आपको वेलोसिटी वेक्टर मिलता है, वेलोसिटी वेक्टर का डेरिवेटिव लेते हैं आपको एक्सीलरेशन वेक्टर मिलता है। तो पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन वेक्टर मिलेगा, और जब हम वी विल गो बैक रिवर्स में जाएंगे रिवर्स डायरेक्शन में, तो हमें एंटी डिफरेंशिएशन यूज करनी पड़ेगी यानी इंटीग्रेशन। तो एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पोजीशन मिलती है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर हमने निकाले एट एनी गिवन टाइम टी, इसकी मदद से जो है हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये किस तरह फाइंड आउट होगा, ये जो आपके पास वेलोसिटी आपने निकाली आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू पोजीशन। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दें आप, अब ये टर्म बाय टर्म आप इंटीग्रेट करेंगे, तो अगर आप इंटीग्रेट करें तो क्या होगा आपके पास, अब इंटीग्रेशन में जो रूल्स है ना वो जो है आपको मालूम होने चाहिए, तो उसमें पावर रूल लगाएं, तो टी स्क्वायर ओवर टू, तो ऑलरेडी टू है तो ये वन ओवर फोर टी स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर पावर रूल लगाया है मैंने, और जब आप टू को इंटीग्रेट करते हैं कांस्टेंट को तो उसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू का इंटीग्रल हो जाएगा टू टी, तो ये मैंने जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का इससे इंटीग्रेट कर दिया, तो ये पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ गया। इसी तरह यहाँ पे आए, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे पावर रूल से, तो टी स्क्वायर ओवर टू, तो ये हाफ टी स्क्वायर हो जाएगा, और वन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास जो है टी हो जाएगा, तो ये आपके पास इसका y कंपोनेंट हो गया, और फिर आप इस टर्म को इंटीग्रेट करते हैं टी क्यूब ओवर थ्री, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, तो टी स्क्वायर को मैं पावर रूल से इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो इसका इंटीग्रल किस तरह लेंगे, एक पावर इंक्रीज करके उससे डिवाइड कर देंगे, तो पावर टू है, टू प्लस वन थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, तो टी क्यूब ओवर थ्री, तो ये थ्री टू जा सिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास वन ओवर सिक्स टी क्यूब और ये के, और हम क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं तो साथ ही यहाँ पे फिर एक कांस्टेंट वेक्टर है जो हमें यूज करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट वेक्टर को ऐड करेंगे, उसको सी बार ले लें, ये क्वेश्चन नंबर टू। अब ये जो सी बार आपके पास ये जो कांस्टेंट वेक्टर है ये इसकी वैल्यू किस तरह आएगी, तो इसके लिए जो आपके पास ये आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन है कि पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ एट टाइम जीरो, तो क्योंकि टाइम जीरो पर आपको गिवन है ना, तो अब यहाँ पे आप टी जीरो पुट करके पोजीशन वेक्टर में इस कंडीशन को यूज कर लेंगे, और फिर जो कांस्टेंट वेक्टर है वो मालूम कर लेंगे, तो ये आपके पास ये आर बार है एट एनी टाइम टी। ठीक है ना, तो अब इसमें अब टी की जगह अगर आप जीरो रखें उस इनिशियल कंडीशन को यूज करने के लिए, क्यों यूज करना चाहते हैं, ताकि वी कैन फाइंड कांस्टेंट वेक्टर, तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है एट टाइम जीरो, तो अब राइट हैंड साइड पे जहां जहां पर भी टी की टर्म्स अपीयर है उसमें आप टी जीरो रखेंगे, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी आपके पास पहली वाली, और जो सेकंड वाली है ये भी आपके पास जीरो हो जाएगी,
और ये जो थर्ड वाली है टी क्यूब है जीरो रखेंगे, ये भी जीरो हो जाएगी। तो सिर्फ ये आपके पास जो है आपको ये कांस्टेंट वेक्टर मिलेगा। और फिर अब इसमें जो गिवन कंडीशन ये जो आपको गिवन है कि पोजीशन वेक्टर आपको गिवन था एट टाइम टी जीरो, इसको आप सब्सटीट्यूट करें तो इसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है, दैट इज जे माइनस के। तो इसकी जगह आप जो है इसकी वैल्यू पुट कर दें जे माइनस के इज इक्वल टू सी बार। तो अब ये जो कांस्टेंट है फिर इसको हम जो है कहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें इसको। तो पुट दिस वैल्यू, पुट इट इनटू इक्वेशन 2 में आप इसको रखें। तो इक्वेशन 2 जो है आपके पास इसमें जब आप इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। यू विल फाइंड पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम टी, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये था पोजीशन वेक्टर जो है आपके पास। तो ये जो आपके पास है दैट इज 1/4 टी स्क्वायर प्लस 2t, ये इसका x कंपोनेंट है, और प्लस हाफ टी स्क्वायर और प्लस टी, ये इसका j कंपोनेंट है यानी y कंपोनेंट है, और 1/6 टी क्यूब। अब इसमें कांस्टेंट हम यहाँ पे रख रहे हैं जे माइनस के, ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट वेक्टर की जे माइनस के, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो सेम डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हैं, आई कंपोनेंट्स में ऐड होंगे, जे जे में ऐड होंगे, के में ऐड होगा। तो ये जे जे में ऐड होगा और के में ऐड होगा। तो आई कंपोनेंट तो इसमें आपके पास यही रहेगा क्योंकि और जे के कंपोनेंट है आपके पास। तो ये पोजीशन वेक्टर एट एनी गिवन टाइम टी आपको मिल जाएगा हाफ टी स्क्वायर प्लस 2ti। ठीक है, अब ये जे कंपोनेंट ऐड कर लेंगे तो इसमें जे कॉमन है तो 1 आ जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा हाफ टी स्क्वायर और प्लस टी और प्लस 1, ये जो है इसका जे कंपोनेंट है। और के कंपोनेंट्स के टर्म ये है, इनको ऐड कर लें तो के कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास जो है 1/6 टी क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा -1, ये इसका के कंपोनेंट है ना, ठीक है। तो ये आपने पोजीशन मालूम कर लिया एट एनी गिवन टाइम टी, आपका काम खत्म हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। समझ में आ रही बात, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है? जी क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं? तो देखिए समझ के पढ़े, आपके पास वो सारे चीजें मौजूद है अपने दिमाग के अंदर, वो सारी चीजें आपके पास है, उनको यूज करें। जब तक आप ये गुरेज करते रहेंगे ना, ये समझते रहेंगे कि नहीं मैं इसको नहीं समझ सकता, ऐसी बात नहीं। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब आप एक चीज के लिए कोशिश करते हैं ना, वो चीज आपको मिल जाती है जिसकी आप कोशिश करते हैं ना। इन्नल्लाह मा सही, ये आपके पास हदीस है, अल्लाह का फरमाने के आप अल्लाह आपको वही देता है जिसकी आप कोशिश करते हैं। अगर आप गुरेज करते रहेंगे तो आपको वही चीज मिलेगी, उसी हिसाब से मिलेगी। अगर आप मेहनत करेंगे बगैर डर के, बगैर खौफ के, बगैर डर बगैर खौफ के मेहनत करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो जब तक अगर आप इसी तरह ये कंस्ट्रेंट में रहेंगे ना कि ये चीज मुश्किल है या ये चीज मैं समझ नहीं सकता या ये चीज, तो उस वक्त तक आप अपने सही पोटेंशियल को डिस्कवर नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने जहन में ये कॉन्सेप्ट बना लें कि भाई ये चीज मुश्किल, आपके जहन में वो पहले से उसका डर खौफ मौजूद है, तो फिर उसी हिसाब से जो है आपको चीज मिलेगी, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है बात या इसमें कोई प्रॉब्लम है? जी। तो अब अगर अगर आप कोई कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है, एक ऐसा वेक्टर ना तो जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना ही जिसकी डायरेक्शन चेंज हो, ठीक है ना। तो वो आपके पास कांस्टेंट वेक्टर है। तो अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वेक्टर है और आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा उसका डेरिवेटिव? किसी भी कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव क्या होगा? जी क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 5 होगा, क्या होगा? तो बना वो कॉस्ट डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब आपको पता होना चाहिए। जो बताता है डेरिवेटिव है रेट ऑफ चेंज। कोई भी चीज जो है यूनिट टाइम में कितनी चेंज हो रही है, वो उसकी रेट ऑफ चेंज है। तो अब अगर कोई चीज चेंज नहीं होगी
यानी उसकी चेंज जीरो होगी। तो अगर चेंज जीरो होगी तो उसकी रेट ऑफ चेंज भी जीरो होगी, यानी उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। तो डेरिवेटिव का मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव फाइंड्स rate of change, derivative determines rate of change. So if something does not change, तो its rate of change is zero, its derivative is zero. तो कोई भी कांस्टेंट वेक्टर है उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा? जीरो, यानी जीरो वेक्टर। अगर आपके पास कोई नंबर है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो है, कांस्टेंट वेक्टर है, उसका डेरिवेटिव जीरो वेक्टर है। तो जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं किसी वेक्टर के साथ, उसके नतीजे में अगर हमें एक वेक्टर मिलता है, तो अगर जीरो वेक्टर जीरो मिलेगा तो वो जीरो वेक्टर होगा। तो जीरो में और जीरो वेक्टर में फर्क है, दे आर नॉट इक्वल। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो नंबर लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे जीरो वेक्टर लिखा हुआ है। तो नंबर एक स्केलर होता है और वेक्टर के बराबर नहीं होता है। स्केलर इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर। तो अगर आप इसको खाली जीरो लिखते हैं ना, तो ये गलती है। आप लोग ये गलती करते हैं। जैसे आपने एक क्वेश्चन किया था, उसमें आंसर आखिर में जीरो यानी जीरो वेक्टर था, तो आपने जीरो लिखा था। तो वो मैंने खैर उसके मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं किए, लेकिन रिमेंबर जीरो इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो वेक्टर। ठीक है, तो जीरो वेक्टर उसके ऊपर आप एरो लगा दें, बार लगा दें। तो जब आप किसी कांस्टेंट वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो बिकॉज इट डज नॉट चेंज, तो इसका जो डेरिवेटिव है रेट ऑफ चेंज वो आपके पास जीरो है। तो अब कांस्टेंट वेक्टर कौन कौन से होते हैं आमतौर पे? कौन कौन से कांस्टेंट वेक्टर आपने अब तक यूज किए? कोई बता सकते हैं आप मुझे कांस्टेंट वेक्टर जो आपने अब तक यूज किए हो? भाई ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स प्लेन में जो एक्स वाई जेड एक्सिस की डायरेक्शन शो करने के लिए आप यूनिट वेक्टर यूज करते हैं आई जे के, ये क्या होते हैं? ये कांस्टेंट वेक्टर होते हैं, बिकॉज दे हैव फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड वन एंड दे हैव फिक्स्ड डायरेक्शन। आई की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, जे पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, के पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ के। तो ये आई जे के आपके क्या है? ये कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स हैं, दे आर कांस्टेंट वेक्टर। ये सब जो है आपके ये कांस्टेंट वेक्टर हैं, because their magnitudes remain same and their direction remains same. Their direction and magnitude does not change. So they are familiar constant vectors which you use to identify direction in space. तो अगर आपके पास I है, J है, K है, इनमें से आप किसी का भी डेरिवेटिव लें तो ये जीरो होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ I ये आपके पास जीरो है, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट वेक्टर। जीरो का मतलब है एक्चुअली जीरो वेक्टर। जब हम जीरो लिखते हैं, अगर तो अंडरस्टूड आप करें, जहन में रखें कि अगर चले आप जीरो लिखते हैं, बाहर लगाना भूल जाते हैं, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि जीरो का मतलब है जीरो वेक्टर। इस तरह आपके पास कोई आपके पास आप जे को डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट ए जीरो वेक्टर। इसी तरह इनके डेरिवेटिव्स जो होंगे वो जीरो होंगे। ठीक है, तो कोई ऐसा फंक्शन आप मुझे बता सकते हैं जिसका इंटीग्रल जीरो? ये तो इनके डेरिवेटिव हो गए जीरो। कोई ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रल जीरो? इज देयर anything whose derivative is zero, sorry whose integral is zero? क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज बता सकते हैं जिसका इंटीग्रल जीरो? जी, तो जनरली आप जब किसी भी चीज को इंटीग्रेट करते हैं ना, तो जो भी इंटीग्रेट करने से आपको क्या होता है, जो भी आपका आंसर है उसमें इंडेफिनेट इंटीग्रल, तो आप एक कांस्टेंट जो है उसमें ऐड करते हैं। हाँ, अगर ये कांस्टेंट आपके पास जीरो हो और साथ में यहाँ पर भी जीरो हो, तो फिर जीरो का जो इंटीग्रल है आपके पास, जीरो को इंटीग्रेट करेंगे तो वो कौन सा आपके पास फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो होता है? वो एक कांस्टेंट होता है ना। तो आपको जीरो प्लस सी मिलेगा, यानी सी कांस्टेंट मिलेगा। और अगर खुद ये कांस्टेंट अगर जीरो है, तो फिर जीरो प्लस जीरो, फिर सिर्फ इस स्पेशल केस में आपको जीरो का इंटीग्रल जीरो मिलेगा, वरना जनरली जीरो का इंटीग्रल सी होगा। सी में भी एनी एनी कांस्टेंट 5 10, वो तो इसके इन्फिनिट वैल्यूज पॉसिबल है। तो जब आप ये आपके पास है कि कोई, ये आपके पास रूल है, आपके पास अगर सी है, कोई भी कांस्टेंट है, इसको आप इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सी, तो क्या होगा इसका इंटीग्रल? जी बताएं, इसका इंटीग्रल क्या होगा? आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है ना? सर टी प्लस सी। टी प्लस सी होगा। तो क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन टी है, तो ये आपके पास टी प्लस सी टी प्लस, मतलब ये सी टाइम से मल्टीप्लाई होगा ना, सी टी प्लस सी। तो ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और फिर आप जो है इंटीग्रेट करेंगे। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीपल होता है तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर जो है वो निकाल सकते हैं। तो जस्ट हमारे पास क्या बचेगा? डी टी।
ठीक है ना। और डी टी का मतलब ये है कि यहाँ पे आप किस चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, वन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये बीच में अगर कुछ नहीं है आपके पास तो ये वन है, तो अब वन को इंटीग्रेट अगर आप करें तो वो विद रेस्पेक्ट टू टी, तो वो कौन सा आपके पास फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव वन होता है, वो टी होता है ना। टी का डेरिवेटिव वन होता है, इसलिए वन का इंटीग्रल टी है, तो ये आपके पास आ जाएगा सी टी, और फिर इसमें हमें एक कांस्टेंट अपने पास ऐड करना पड़ेगा, तो वो जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट यही हो, तो इससे डिफरेंशिएट करने के लिए आप उसको सी प्राइम कह सकते हैं। इससे यानी मुख्तलिफ कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम सी से डिनोट कर रहे हैं इस कांस्टेंट को, तो आप जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड करेंगे ना, तो वो इससे डिफरेंट करने के लिए आप उसको सी प्राइम ले लें, या अब अगर आप कोई भी और सिंबल से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय डी, तो इट्स अप टू यू। ठीक है ना। तो आपके पास अब अगर आप जो है आई को इंटीग्रेट करते हो, फॉर एग्जांपल आई जो आपका यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो कि कांस्टेंट वेक्टर है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा। तो ये क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर है, ये तो एज इट इज रहेगा, तो जिस तरह ये सी था, अब आई को बाहर रखें, वन को इंटीग्रेट कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा टी आई। ठीक है ना। तो जो लास्ट क्वेश्चन था इतना आसान क्वेश्चन था, उसमें भी आप लोगों ने गलती करी, जो डेफिनेट इंटीग्रल का मैंने आपको दिया हुआ था, ये टी आई प्लस सी होगा। और याद रखें इंडेफिनेट इंटीग्रल में आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करें, डेफिनेट इंटीग्रल में क्योंकि सी कैंसिल हो जाता है तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि आप जीरो से लेके वन तक आई को इंटीग्रेट करें। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें भी आपने गलती करी, तो आपने इसका इंटीग्रल क्या कर दिया, जस्ट आई की पावर वन और आई की पावर जीरो, इसका इंटीग्रल आई नहीं है, इसका इंटीग्रल आई टी है। और फिर इसमें ये आप लिमिट्स इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे जीरो से वन तक, तो आप पहले टी की जगह आप जो है अपर लिमिट रखेंगे, तो ये वन इंटू आई और माइनस जीरो इंटू आई, तो ये तो आपके पास जीरो हो जाएगा, तो ये जस्ट आप वन आई इंटू आई, ये जस्ट आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास आई। ठीक है। तो अब आप बताएं और उसमें कोई प्रॉब्लम जो आपने पूछनी हो। जी। सर क्वेश्चन नंबर 2 जो था क्विज का। क्वेश्चन नंबर टू जो था, आपने एंगल मालूम करना बिटवीन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, वो गिवन था आपको पोजीशन वेक्टर आर बार टी और उसके डेरिवेटिव के दरमियान, तो आपको उसके अंदर जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है जिसमें पैरामीटर टी है, तो वो आपके पास क्या था, वो आपके पास था टी आई प्लस टी जे प्लस टी के। ठीक है, ये आपके पास था, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, इसका जो डेरिवेटिव है आर प्राइम से भी डिनोट कर सकते हैं आप, तो क्या होगा, अब टर्म बाय टर्म आप डिफरेंशिएट कर लें, तो टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन, यानी ये सिंपली आई प्लस जे और प्लस के हो जाएगा, तो ये तो आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब आपने एट टी जीरो पर इनके दरमियान एंगल निकालना था, यानी जब पैरामीटर की वैल्यू जीरो, तो अब ये जो टी जीरो है इसको आप पहले दोनों में सब्सटीट्यूट करके मालूम कर लेंगे, जब टी जीरो होगा तो उनकी वैल्यू क्या होगी, तो इस टी जीरो को अगर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये जो पोजीशन वेक्टर आपको मिलेगा एट टी जीरो, नहीं टी जीरो नहीं था मेरे ख्याल से, क्या था वो, टी वन वन, एट टी वन, तो एट टी वन पर आपने जो है मालूम करना है कि इन वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना होगा, तो पहले टी वन आप पोजिशन वेक्टर में सब्सटीट्यूट करके इसकी वैल्यू निकाल लें, तो टी वन 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 रखेंगे तो ये आ जाएगा आई प्लस जे एंड प्लस के, तो टी वन पर ये आपके पास पोजिशन वेक्टर की वैल्यू है, फिर सीधा टी वन पर इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी। तो अब इसका जो डेरिवेटिव है क्या इसमें टी अपियर हो रहा है, नहीं हो रहा, यानी ये कांस्टेंट वेक्टर है, अगर टी अपियर नहीं हो रहा तो टी की हर वैल्यू के लिए इट विल रिमेन सेम, आई का कोफिशिएंट वन, इसका एक्स कंपोनेंट वन है, वाई कंपोनेंट वन है, जेड कंपोनेंट वन है, कांस्टेंट
ठीक है, लाइट बंद हो गई थी। आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? Yes, sir.